नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ ये जंग अब भी जारी है, लेकिन इस जंग में हम सबकी भी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, यानी कोरोना नियमों का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बार बार हाथ साफ करें और सबसे ज्यादा जरूरी है ये मास्क लगाकर रखना। ये मास्क लगाना ना भूलें। न्यूज 18 ने इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम लोगों से बिल्कुल अलग हैं, एक सुरक्षित जगह पर हैं, जैसे इस वक्त हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11:30 बजे उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति का ऐलान करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। योगी सरकार 2030 तक के लिए तैयार की गई इस नई जनसंख्या नीति के जरिए आबादी की रफ्तार पर नियंत्रण करने के उपायों का ऐलान कर सकती है। इस दौरान जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का उद्घाटन भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने नई जनसंख्या नीति को वक्त की जरूरत बताया है। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था पे भार पड़ता है, जो एक प्रकार से हम कहते हैं जनसंख्या एक्सप्लोजन का और विस्फोट जो होता है, क्योंकि जितने आपकी जनसंख्या बढ़ती है उतना ही दबाव पड़ता है अर्थव्यवस्था पे। अर्थव्यवस्था का मतलब ये हुआ, चाहे वो खेती हो, चाहे वो उत्पादन हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, हर जगह वो पड़ता है, तो उतना फिर वो पैसा जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम सबको उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए जो जनसंख्या नियंत्रण है उस कानून का पालन करना चाहिए। जनसंख्या नीति के ऐलान से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर किया और इसका मकसद बताने की कोशिश की है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, बढ़ती हुई जनसंख्या समाज में व्याप्त असमानता समेत प्रमुख समस्याओं का मूल है। समुन्नत समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक शर्त है। आइए इस विश्व जनसंख्या दिवस पर बढ़ती जनसंख्या से बढ़ती समस्याओं के प्रति स्वयं व समाज को जागरूक करने का प्रण लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट। लखनऊ से हमारे सहयोगी अजीत सिंह इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अजीत, कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐलान इसमें करने वाले हैं, लेकिन इस नई जनसंख्या नीति से जुड़ी ताजा अपडेट क्या आप तक पहुंच पाई? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से उत्तर प्रदेश हो या देश हो, जनसंख्या की वृद्धि हो रही है उसको लेकर सरकारें चिंतित है और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ी पहल कदम उठाएगा। और जो स्टेट लॉ कमीशन है उत्तर प्रदेश का, उसको जिम्मेदारी दी गई थी, जो जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल है, उन्होंने एक मसौदा तैयार किया, एक उसकी रूपरेखा तैयार किया जिसमें कई सारे प्रावधान भी रखे गए। और 19 जुलाई तक ये जनता से राय मांगी गई है कि आपकी इसमें क्या राय है, क्योंकि आज विश्व जनसंख्या दिवस है, लिहाजा मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। 2021 से 2030 की जनसंख्या नीति पर एक पुस्तक का भी विमोचन करेंगे, जिसमें कई सारी बातों का जिक्र भी हो सकता है कि आखिर कैसे हम उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करें, जो आर्थिक भार है उसको कम करें और तरक्की की तरफ आगे बढ़ें। तो जनसंख्या नीति को लेकर सरकार ने अपना पूरी तैयारी कर ली और धीरे धीरे करके एक एक कदम सरकार प्रशांत आगे बढ़ेगी। जो नीति, जो कल हम जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल से बात कर रहे थे, जो इसकी बाकायदा नीति यानी जो ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, जिसका प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने एक बार रखा गया और आगे फिर रखा जाएगा 19 जुलाई के बाद, जब लोगों की राय आ जाएगी। उसमें सीधे तौर पर कहा कि कानून लागू होने के 1 साल बाद प्रशांत, अगर किसी को तीसरी संतान होती है और जानबूझकर अगर वो ऐसा करता है तो उससे कानूनी सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी। लेकिन कहीं आपको रोका नहीं जाएगा कि आप 2 के बाद तीसरी संतान आप पैदा नहीं कर सकते। आप तीसरी संतान उत्पन्न करिए, लेकिन आप कानूनी सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। आपको जो सरकारी सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेंगी। तो आज बड़ा ऐलान करने वाले हैं मुख्यमंत्री जनसंख्या नीति पर लेकर। मुख्यमंत्री आवास पर 11:30 बजे एक कार्यक्रम है विश्व जनसंख्या दिवस को लेकर और उस पर 2020 से 2031 की जनसंख्या नीति का विमोचन करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी खुद 11:30 बजे इसका ऐलान करने वाले हैं। तो एक और योगी सरकार आज जनसंख्या नीति जारी करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की भी पहल शुरू कर दी है और इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार भी हो चुका है, जिसमें 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव है। इस विधेयक के ड्राफ्ट पर लोगों से 19 जुलाई तक सुझाव भी मांगे गए।
अजीत, लगातार लोगों से सुझाव मांगे गए हैं, किस तरह की व्यवस्था बनाई गई है कि लोग इस पर अपना रिएक्शन दे सकें? देखिए बिल्कुल स्टेट लॉ कमीशन की तरफ से बाकायदा उसकी एक वेबसाइट दी गई है और लोगों को जिलाधिकारियों के माध्यम से भी कहा गया है कि अपने जिलों में वो इसकी जागरूकता फैलाएं। और स्टेट लॉ कमीशन की जो वेबसाइट है, जो उसका पोर्टल है, उसके जरिए ये राय मांगी गई और लोग अपनी राय दे सकते हैं। हालांकि इस पर जो मौलाना है, जो विपक्षी पार्टियां, वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि इसको मजहब को टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकार की जो मंत्री है मोहसिन रजा, उन्होंने कहा कि अब हमारे समाज के लोग टोपी नहीं, अब टाई की तरफ बढ़ेंगे। एक हाथ में कुरान होगा और एक हाथ में लैपटॉप होगा, तो हम इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। हालांकि जो फिरंगी वाली है, जो मौलाना है, उन्होंने कहा नहीं, इसमें मजहब को नहीं शामिल करना चाहिए। जो अब बर्क हैं, जो सांसद है मुरादाबाद के, उन्होंने इस तरह के विवादित बयान दिए। लेकिन सरकार ने कहा कि हम इसमें किसी धर्म जात विशेष का को नहीं शामिल किया गया। इसमें एक नीति बनाई गई है, लोगों से राय मांगी जा रही है, उनकी राय के मुताबिक होगा। जो संजय गांधी के समय हुआ था कि आपको अगर एक बोरी सीमेंट चाहिए तो भी आपको प्रमाण पत्र देना होना था नसबंदी का, वो ऐसा इसमें नहीं है। आप लेकिन अगर कानून लागू होने के 1 साल बाद अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आप उसके दायरे में आएंगे और आपको कानूनी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। अगर आपने पहले से ली है तो उसे वापस ले लिया जाएगा। प्रसाद, बिल्कुल। लेकिन इस जनसंख्या नियंत्रण का ड्राफ्ट तैयार करने वाले विधि आयोग के चेयरमैन एएन मित्तल से कुछ देर पहले ही आपने खुद अजीत बातचीत की है। इस कानून पर क्या उनकी राय है, ये भी दर्शकों को सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति को लेकर सियासत शुरू हो गई। हमारे साथ जस्टिस मित्तल हैं जिन्होंने इस ड्राफ्ट को तैयार किया। सर, किस तरह से ड्राफ्ट में प्रावधान किए गए? देखिए, ड्राफ्ट में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें इंसेंटिव्स, प्रोत्साहन और डिसइंसेंटिव्स हैं। इंसेंटिव्स में आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से नसबंदी कराता है, उस व्यक्ति को अगर सरकारी सेवक है तो उसको 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेंगी, उसको विकास प्राधिकरण के मकानों में आवंटन में वरीयता मिलेगी, निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, निःशुल्क चिकित्सा मिलेगी और भी बहुत सी सुविधाएं हैं। आसान किस्तों पर लोन मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। हमारा कानून किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के विरुद्ध नहीं होगा और किसी भी धार्मिक निर्देशों के विपरीत नहीं होगा। 2 बच्चों को लेकर क्या प्लानिंग की जा रही है, उसी को लेकर काफ़ी लोग जो है सियासत कर रहे हैं। देखिए, मेरा तो मानना ये है कि अगर आप 2 बच्चे नहीं सीमित कर सकते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप 4 करिए, 6 करिए, कोई रोक नहीं है। लॉ कमीशन के चेयरमैन से बातचीत आप कर रहे थे जब अजीत, क्या मकसद वो बता पाए इस नई नीति की? देखिए, बिल्कुल जो जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल हैं, जो स्टेट लॉ कमीशन के चेयरमैन हैं, उनका सीधे तौर पर प्रशांत ये कहना था कि हम किसी को रोकेंगे नहीं कि वो कितनी संतान पैदा करता है, उसकी कितनी संतान है। लेकिन जब हमारा ये कानून लागू हो जाएगा, जब स्टेट लॉ कमीशन की तरफ से ये चला जाएगा, सरकार की तरफ कैबिनेट पारित हो जाएगा, अध्यादेश जब ये बन जाएगा जनसंख्या नीति पर, उस वक्त कानून लागू होने की तिथि से 1 साल बाद अगर कोई तीसरी संतान पैदा करता है, यानी हमारे दो का उल्लंघन करता है और जानबूझकर करता है, तो उससे जो सरकारी सुविधाएं उसको दी जाएगी, जो सरकारी लोन दिया जाता है, सरकारी घर दिया जाता है, ये सब सुविधाएं उसको नहीं दी जाएगी। वो ना स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ पाएगा। यानी एक लाइन में आप ये समझिए प्रशांत, दर्शकों के लिए भी है कि अगर आप तीसरी संतान कानून लागू होने के 1 साल बाद 1 साल का मौका दिया गया, उसके बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कोई भी कानूनी सुविधा नहीं दी जाएगी। इसमें आपको रोका कुछ नहीं जाएगा। अगर आप करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो आपसे कानूनी सुविधाएं वापस ली जाएंगी। और बाकायदा इसीलिए उन्होंने लोगों से राय मांगी है, हर धर्म के लोगों से। जो भी अपनी राय देना चाहता है स्टेट लॉ कमीशन की वेबसाइट पर, और स्टेट लॉ कमीशन को चिट्ठी लिखकर भी कर सकता है। तो ये इसका प्रेजेंटेशन एक बार मुख्यमंत्री देख चुके हैं और दोबारा फिर इसको देखा जाएगा, क्योंकि आज विश्व जनसंख्या दिवस है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया और 11:30 बजे वो 2021 से लेकर 2030 की जनसंख्या नीति का विमोचन करेंगे कि हमारी तैयारी क्या है और कैसे हम उत्तर प्रदेश को एक कदम आगे बढ़ाएंगे। प्रशांत, और अपलोड कर दिया गया है इस नीति को, लोगों से राय भी मांगी गई है, लेकिन राजनीतिक लोगों की भी राय इस पर आ रही है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण इस विधेयक के ड्राफ्ट पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान का क्या कहना है, ये भी दर्शकों को सुनाते हैं। ये जो कानून ला रहे हैं, ये उसको चलाने में अपने यानी सरकार को चलाने में तो हो गए थे लिए। अब ये इधर उधर की बातें करके उलझाना चाहते हैं हमें कि साहब इसमें बच्चे कम पैदा करो फला। तो इससे पैदा कम करने से अगर ज़्यादा तादाद कम हो गई और दूसरे मुल्कों से कोई झगड़ा हमारा हुआ तो हम अपने मुल्क को कैसे बचाएंगे, ये भी तो सोचो।
इस नीति से समाजवादी पार्टी के सांसद इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, लेकिन योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा इस पर अपनी राय दे रहे हैं और इसे जनहित में बता रहे हैं। जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल से भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि 2 बच्चों से अधिक अगर कोई पैदा करता है तो हम उस पर रोकेंगे नहीं, लेकिन उसे कोई कानूनी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो क्या तैयारी है? देखिए, मुझे लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण प्रदेश की बहुत बड़ी जरूरत है, और चूंकि हम जो अपनी योजनाएं बनाते हैं, हमारी नीति और नीयत साफ है। आदरणीय योगी जी हमेशा से जनहित के कार्यों को लेकर तेजी से आगे बढ़ते हैं। जनता के हितों के लिए अगर कोई हमें कानून भी लाना पड़ता है तो हम लेके आते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण हमारे प्रदेश की 24 करोड़ जनता की बहुत सख्त जरूरत है और जनता की मांग भी है। तो इसलिए हमने ये मसौदा, हमारे विधि आयोग ने जो मसौदा तैयार किया है, ड्राफ्ट तैयार किया है, ये जनता के बीच में लेकर हम गए हैं कि ताकि जनता इस पर अपनी राय दे। और जनहित के लिए हम ला रहे हैं, तो जनता की राय हमने इसलिए मांगी है और हमें विश्वास है कि वो हमारे इस मसौदे पर मुहर लगाएगी। और इसलिए मुहर लगाएगी क्योंकि हम जनकल्याणी योजनाओं को उन तक पहुंचाना चाहते हैं, सुविधाएं उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि ताकि वो आने वाले समय में प्रदेश की मुख्य धारा और देश की मुख्य धारा से जुड़े। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो ये कह रही कि ये जनसंख्या नियंत्रण पर की बात कर रहे हैं, मुद्दे से लोगों को भटका रहे हैं, कोविड नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, अपराध नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें जिस पर विपक्ष ने आरोप लगाया है, ये उसी का परिणाम है। अगर इन्होंने इस के बारे में कभी चिंता कर ली होती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। अजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, योगी सरकार के मंत्री तो ये कह रहे हैं कि ये प्रदेश के हित में है, जनता के हित में, लेकिन विपक्षी दल क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल विपक्षी दल सीधे तौर पर कर रहे हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर असीसुद्दीन ओवैसी, ये सभी लोग एक सुर में विरोध कर रहे हो। यहाँ तक कि जो धर्मगुरु है, मौलाना है, वो भी विरोध कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि सदन में चर्चा हो, आपसी विचार विमर्श हो, सभी दलों को बुलाया जाए, उनकी जो राय हो उसके हिसाब से एक कानून बनाया जाए। समाजवादी पार्टी ये कहती है कि अपराध नियंत्रण पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, कोविड पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। लगता है कि उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव आ गया और जब जब चुनाव आता है तो बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाती, जबकि सरकार की तरफ से चाहे सिद्धार्थनाथ सिंह हो या फिर मोहसिन रजा हो, उनका सीधे तौर पर कहना है कि हम धर्म विशेष की बात नहीं करते और हमारे धर्म के लोगों को जो विपक्षी लोग टारगेट कर रहे हैं उनके विकास की बात क्यों नहीं करते, वो हमेशा क्यों पोलराइजेशन की बात करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे समुदाय के लोग, मोहसिन रजा ने कहा कि अब टोपी की तरफ नहीं बल्कि टाई की तरफ आगे चढ़े और उनके हाथ में लैपटॉप हो, एक देश की तरक्की में अपना हिस्सा आगे बढ़ाएं। और सिद्धार्थनाथ ने आपने सुना कि क्या कहा कि जिस तरह आर्थिक भार पड़ता उसे हमें कम करना होगा। तो सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। प्रशांत, मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी कर दिया और आज चूंकि विश्व जनसंख्या दिवस है, 11:30 बजे जो कार्यक्रम होगा तो उसमें वो 2021 से 2030 की जो जनसंख्या नीति का विमोचन करेंगे, अपनी तैयारी जो करेंगे उसकी एक पखवाड़े की शुरुआत की जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश अब उस दिशा में आगे बढ़ चल रहा है कि जहां उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ सरकार ध्यान देगी और खुद सीएम ने इसकी कमान संभाल ली है। प्रशांत, बिल्कुल। वहीं उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के तहत एक बच्चा होने पर मिलने वाले फायदों पर विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार ने क्या कहा है, ये भी आप सुनिए। एक बच्चे वाला जो इंसेंटिव देने वाली बात है उस पर सरकार दोबारा सोचे। ये भी होगा कि एक बच्चे वाली बात को प्रोत्साहन मिलता जाएगा। आज भी बहुत सारे हिंदू इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, घरों में एक ही बच्चा होता है, दूसरे लोग नहीं कर रहे, उनके घर में काफ़ी बच्चे होते हैं और इसके कारण से जनसंख्या में हिंदू और मुसलमानों के अनुपात में एक असंतुलन खड़ा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की पहल पर बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने भी अपना बयान दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राकेश सिन्हा जी, उनसे बात करते हैं। सर, उत्तर प्रदेश में एक नई जनसंख्या नियंत्रण नीति को जो है लागू किया जाना है और उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि विपक्ष को भी जो है रास नहीं आ रही है। उनका ये कहना है कि अगर इस तरह की नीति बनती है तो कम से कम डिस्कशन या होना चाहिए। आप जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, जनसंख्या के नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से अपने उद्बोधन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि संसाधन और जनसंख्या का समानुपात होना चाहिए। यदि वो अनुपात बिगड़ता है तो इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। आज जिस तरह से जनसंख्या का असंतुलन पैदा ले रहा है, संसाधन और विकास की तुलना में जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, उस पर एक कठोर कानून की जरूरत है। जहाँ तक विपक्ष की बात है, भारत का विपक्ष रचनात्मकता खो चुका है।
अजीत हमारे सहयोगी लखनऊ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, 11:30 बजे नीति का ऐलान होगा, लेकिन सवाल ये कि 19 तारीख तक तो जनता से इसमें राय मांगी गई है, तो आज ऐलान किन किन बातों का? देखिए, बिल्कुल अभी जनसंख्या कानून नहीं आ रहा है। जनसंख्या कानून को लेकर मसौदा तैयार हो रहा है, नीति तैयार हो रही है प्रशांत। इसके लिए लोगों से 19 जुलाई तक राय मांगी है और ये काम उत्तर प्रदेश का स्टेट लॉ कमीशन यानी विधि आयोग कर रहा है, जिसके जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल कर रहे हैं। क्योंकि आज विश्व जनसंख्या दिवस है, तो मुख्यमंत्री की तरफ से एक अच्छी शुरुआत की जा रही है कि हम अपने आगे 10 साल में क्या प्लानिंग हमारी है और किस तरह हम जनसंख्या को नियंत्रण करेंगे। इसलिए वो 2021 से 2030 की जनसंख्या नीति का विमोचन करने जा रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या मास्टर प्लान है और किस तरह हम संसाधन और जनसंख्या को एक समान रूप में लाएं। जब कानून आएगा, कैबिनेट में जाएगा, उसका अध्यादेश पारित होगा विधानसभा, ये तो अभी बाद में होना है, लेकिन आज उसकी शुरुआत मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही, पहल की जा रही कि चूंकि आज विश्व जनसंख्या दिवस है, तो आज के दिन से लोग जागरूक होना शुरू हो लें और जनसंख्या दिवस का जो पखवाड़ा इसीलिए वो शुरू कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या आपको करना चाहिए। जो कि पहले से सरकार का स्लोगन है कि हम दो हमारे दो, और कैसे आपको परिवार चलाना है, परिवार को कैसे बच्चों को आगे बढ़ाना है। ज्यादा बच्चे होंगे तो आप उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, कम होंगे तो अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। एक जागरूकता अभियान एक तरह से कह लें तो इस नीति के माध्यम से मुख्यमंत्री शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन रही बात मसौदे की, तो मसौदा अभी तैयार हो रहा है, नीति अभी बन रही है, वो बाद में लागू होगी। क्योंकि आज मौका है, लिहाजा मुख्यमंत्री इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते और इसी मौके पर वो जनसंख्या नीति 2021-2030 का वो विमोचन करने वाले हैं और उसका शुभारंभ करने वाले हैं और 11:30 बजे वो ये नई नीति जाहिर भी करेंगे। देश में अभी भी कोरोना की दूसरी लहर से लोग उबर नहीं पाए हैं। हर दिन कोरोना के 40,000 से ज्यादा केस अब भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लापरवाहियों में जरा भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। पाबंदियों में ढील मिलने के बाद खासतौर पर पहाड़ी राज्यों में छुट्टियां मनाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं वहां और ना ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की कोई फिक्र नजर आती है। शिमला, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली जैसे ऐसे तमाम हिल स्टेशन हैं जहां लोगों ने जैसे ठान लिया है कि मास्क पहनना ही नहीं है। लोगों ने यह मान लिया है कि कोरोना उनका यहां कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिमाचल प्रदेश के 4 शहरों की इन तस्वीरों पर अगर आप गौर करें, चारों शहरों में छुट्टियां मनाने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। और ये वो तस्वीरें हैं जहां दिखता है कि ऐसे हिल स्टेशन पर जाने के लिए लोग बेताब हैं, जबकि हर किसी को पता है कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और अभी इससे उबरना बाकी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तो घूमने फिरने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में तो यहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं दिखाई दे रही। हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए हैं छुट्टियां मनाने के लिए। शहर के सारे होटल भर गए। देर शाम तक भी बाजारों में सैलानियों की भारी भीड़ देखी जा रही है, लेकिन घूमने फिरने के चक्कर में लोग कोरोना नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। ना मास्क लगाने की फिक्र, ना ही 2 गज की दूरी के नियम की चिंता। कोरोना से बेखौफ होकर लोग बच्चों के साथ मौज मस्ती करने में जुटे हुए हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन की तरफ से लोगों से कोरोना नियमों के पालन करने की अपील बार बार की जा रही है। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। हम रूटीन में लोगों को अवेयर कर रहे थे, चलान भी कर रहे थे, लोगों को समझा भी रहे थे, परंतु जैसे आज अब वीकेंड है, सैटरडे और संडे है, तो इस टाइम काफ़ी बल्क में लोग आए हैं, टूरिस्ट आए हैं शिमला को। तो हमने इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये स्पेशल ड्राइव चलाई है कि लोगों को अवेयर करें कि मास्क का इंपॉर्टेंस क्या है, जो सरकार ने कोविड की रिगार्डिंग गाइडलाइंस दे रखी हैं उनको फॉलो करने की क्या ज़रूरत है। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी जरूर हुई है, लेकिन ये खतरा अभी टला नहीं है। केंद्र सरकार भी लगातार इसी बात की चेतावनी दे रही है कि लोगों की लापरवाही कोरोना के खतरे को एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ा सकती है और इसके बाद भी लोग इस खतरे को लेकर इतने लापरवाह हैं कि छुट्टियां मनाने के लिए बाहर निकल पड़े हैं, भीड़ जुटा रहे हैं और
घूमने फिरने के लिए ये लोग निकल पड़े हैं। केंद्र सरकार ने पहाड़ों पर तो भीड़ की तस्वीरों पर चिंता जताते हुए अब कोरोना पर एक समीक्षा बैठक भी की और उसमें ऐसे राज्यों को नए निर्देश जारी किए गए जहां कोरोना के मामले फिर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु समेत 8 राज्यों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन अब देश भर में किस तरह के हालात बने हुए हैं, जानने के लिए अपने सहयोगियों के पास चलते हैं जो देश के अलग अलग इलाकों से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में क्या हाल है इस समय, जावेद मंसूरी हमसे बताएंगे। हरिद्वार में जहां बड़ी तादाद पर लोग पहुंचते हैं, पुलकित शुक्ला वहां से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, और नैनीताल में बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचते हैं। वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं इस वक्त वहां का ताजा हाल बताने के लिए। लेकिन जावेद, राजधानी दिल्ली में बार बार अपील की जा रही है, सख्तियां कई बार बढ़ाने की चेतावनी दी जाती है, क्या लोगों को इसकी समझ जगी है या लापरवाही अभी भी दिल्ली में वहां देख पा रहे हैं आप जहां मौजूद हैं? देखिए, लगातार सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जाती हैं कि कोरोना नियमों का पालन हो। इस वक्त मैं मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली की गांधीनगर मार्केट में और मैं जरा यहां की तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि देखिए किस तरह से बाजार पूरी क्षमता के साथ अब खुल चुके हैं और यहां पर लिहाजा भीड़ भी नजर आ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर मास्क नजर आएंगे, चेहरे पर मास्क लगे हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे भी नजर आते हैं मास्क जिनके चेहरों पर नहीं होते हैं, जो कैमरा देखने के बाद वो मास्क लगाते हैं। सर, अभी भीड़ बहुत ज्यादा है, किस तरह आप यही काम करते हैं? नहीं। अच्छा, ग्राहक हैं आप? खरीदारी करने आए हैं? बेटा काम करता है। अच्छा, ये बताइए कि भीड़ जिस तरह से उमड़ रही है तो क्या खतरा नहीं लगता है तीसरी लहर का? मैं तो कभी 2-4 महीने में आता हूँ एक बार। अच्छा, 2-3 घंटे जाऊंगा फिर। आप आते रहते हैं यहाँ पर, इसी तरह से भीड़ रहती है? आज मैं ऑटो चलाता हूँ। अच्छा। इसी तरह से भीड़ इसी तरह से रहती है। तो देखिए, ये तस्वीरें आप देख लीजिए, अभी दुकानें खुली हैं और सुबह सुबह में भीड़ कितनी ज्यादा है। तो ये तस्वीरें यहाँ पर दिल्ली के बाजारों की नजर आती हैं। ये देखिए, बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, ये मास्क अब कैमरा देख के लगा रहे हैं। तो ऐसे कुछ एक लोग भी नजर आते हैं जो कैमरा देखने के बाद मास्क लगाते हैं, लेकिन यहाँ अभी फिलहाल आपको सब लोग मास्क में नजर आएंगे। लेकिन जो एक चिंता की बात है वो भीड़ है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख लीजिए किस तरह से भीड़ यहाँ पर बाजारों में उमड़ रही है। तो लगातार जो अलग अलग जिला प्रशासन है वो उन बाजारों में सख्ती कर रहे हैं, बावजूद इसके जो भीड़ है वो नजर आ रही है। ये लापरवाही लोगों की तरफ से कई जगह देखने को मिलती है। उधर उत्तराखंड के शहरों के हालात तो और भी ज्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं। मसूरी के केम्प्टी फॉल में वीडियो में तो कुछ ऐसा दिखाई दिया जो चिंता बढ़ाने वाला है और इसीलिए प्रशासन भी अब यहां हरकत में आया है। यही वजह रही कि लगातार उमड़ी इस भीड़ की वजह से खतरा पैदा होने लगा। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अब प्रशासन ने सख्त कदम उठाने भी शुरू कर दिए। उत्तराखंड के 3 शहरों से आई तस्वीरों पर अगर नजर डालें तो ये चिंता बढ़ाने वाली है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं मसूरी की। यहां प्रशासन ने शहर में जाने के लिए नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दिया है। शहर की सीमा में घुसने से पहले ही चेकिंग शुरू कर दी गई है, जिसकी वजह से सड़कों पर बड़ा लंबा जाम भी लगा हुआ है। लोग कई घंटों तक इस जाम में फंसे हुए हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं लैंसडाउन की। यहां भी प्रशासन ने बाहर से आने वाले लोगों को कोरोना रिपोर्ट दिखाना जरूरी कर दिया है। तीसरी तस्वीर नैनीताल की है, एक बड़ा पर्यटक स्थल। प्रशासन ने यहां भी बगैर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के आने वाले पर्यटकों को नैनीताल की सीमा में जाने से पहले ही रोक दिया है और यह सख्ती अब इन्हें बरतनी पड़ रही है। यह सबसे खास बात भी है कि किस तरह से यहां अब सख्तियां और ज्यादा बढ़ाई जा रही है, क्योंकि लोग नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। उत्तराखंड के मसूरी से भी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहां भारी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से शहर के हालात और ज्यादा बिगड़ गए। गाड़ियों से पूरा शहर पटा हुआ है। इतना ही नहीं, देहरादून और मसूरी को जोड़ने वाली सड़क पर लंबा जाम भी लगा दिखाई दिया। लोग कई घंटों तक इस जाम में फंसे रहे। कुछ रोज पहले ही मसूरी के केम्प्टी फॉल में तो लोगों के नहाने का एक वीडियो भी सामने आया था और इसके बाद प्रशासन ने शहर में आने वालों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट बहुत जरूरी कर दिया। मतलब ये कि बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के शहर में एंट्री ही नहीं मिलेगी लोगों को। में लगे हैं ना, पूरे देहरादून में सीएनजी है, कहीं पे सारी लाइनें लगी हुई हैं। बड़ी अर्थव्यवस्था खराब कर रखी है इन लोगों ने, पूरा माहौल खराब कर रखा है। हम तो घूमने के लिए आए थे,
विजिट करने आए थे, चलो देखो जी छुट्टी है, चलो हाँ मंसूरी में घूम के आएंगे। लेकिन आज तक ऐसा नहीं देखा हमने माहौल के, बहुत ख़राब माहौल कर रखा है। कोविड की चेकिंग का कोई सिस्टम नहीं है इनका, या तो ऑनलाइन होता तो आगे बंदा लाइनिंग बनाए या कुछ करे, कुछ लाइनिंग नहीं है। जो जिसका दिल कर रहा है गाड़ी लगाया जा रहा है, जिसका जो दिल कर रहा है। और कई जगह इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ी हुई है। अगर मैदानी इलाकों में गर्मी है तो पहाड़ी इलाकों का लोग रुख कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ कि लोगों की दिक्कतें भी इससे बढ़ सकती है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और लोगों ने नियम तोड़ने शुरू कर दिए हैं। ये तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए, इतनी बड़ी तादाद में सैलानी ऐसी जगहों पर पहुंच रहे हैं कि रास्ते पर लंबा जाम लगा हुआ है और ऐसे जाम में एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। एम्बुलेंस में वो लोग जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई है, कई जगह तो केसेस ज्यादा बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में और ज्यादा सजग होने की जरूरत है, लेकिन लापरवाही ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। कई ऐसे हिल स्टेशन जहां बड़ी तादाद में लोग पहुंचने शुरू हो गए, रास्ते में लंबा जाम लग गया। हरिद्वार का रुख करें तो यहां भी बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। पुलकित शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं हरिद्वार से। पुलकित, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है ये तो डराने वाली है। प्रशासन लगातार चेता रहा है, कोई असर देखने को मिल रहा है? जी, जाहिर तौर पर हरिद्वार में जिस तरह की तस्वीरें हम रोज दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो जो तस्वीरें हैं वो वाकई में जो है वो डराने वाली हैं, चौंकाने वाली हैं। लोगों की यहाँ पर बेतहाशा भीड़ उमड़ रही है, श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, यात्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं किया जा रहा है और उसके अलावा जो ज़्यादातर जो चेहरे हैं वो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, वो जाहिर तौर पर इस तरह की तस्वीरें जो है वो चिंता में डालने वाली हैं। प्रशासन की मुस्तैदी की यदि बात करें तो पिछले कुछ दिनों से जो लगातार इस तरह की तस्वीरें मीडिया में चल रही हैं, चैनल्स में चल रही हैं, तो जरूर प्रशासन की मुस्तैदी में पहले की तुलना में थोड़ा फर्क नजर आया है। बॉर्डर्स पर जो RT-PCR की रिपोर्ट की जो जांच की जा रही है और उसके अलावा रजिस्ट्रेशन, जो भी लोग हरिद्वार में या उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं उनके लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इस तरह की जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी तरह से अब देखी जा रही हैं, परखी जा रही हैं, उसके बाद ही यात्रियों को जो है एंट्री यहाँ पर दी जा रही है। देखिए, क्योंकि हरिद्वार जो है प्रदेश का एक सीमांत जिला है, उत्तराखंड का देवभूमि उत्तराखंड का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है, तो इसलिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, वो उत्तराखंड का रुख करते हैं, वो सबसे पहले हरिद्वार के बॉर्डर पर ही वहाँ से प्रवेश करते हैं। इसलिए इस जिले में जो है वो यात्रियों का जो और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर स्पेशल सेल ने 2,500 करोड़ की हेरोइन बरामदगी के मामले में एक बड़ा पर्दाफाश किया है। इस ड्रग्स रैकेट के तार अब आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट से जुड़ते बताए जा रहे हैं। जांच में सामने आया है कि पुर्तगाल में बैठा हुआ नवप्रीत सिंह इस पूरे ड्रग्स सिंडिकेट को चला रहा था। स्पेशल सेल को शक है कि ड्रग्स का पैसा आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल नवप्रीत के खिलाफ LOC भी जारी करने के लिए अब तैयारी कर रही है और इस पूरी जांच पड़ताल में पता चला कि ये ड्रग्स का सीधे खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट से संबंध है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आनंद, क्या पता चल पाया है खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट से संबंध जुड़ता है इस ड्रग्स कनेक्शन में? जी देखिए, इसमें जिस तरह से प्रशांत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक लार्ज स्केल पे जो एक सर्च ऑपरेशन कर रही है और जो 2,500 करोड़ की जो ड्रग्स बरामद की थी उसमें खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का रोल जो है वो सामने आ रहा है। जो एक शख्स है जो पुर्तगाल में बैठा हुआ था, जिसका नाम मनोज बताया जा रहा है, वो एक मास्टरमाइंड के तौर पर इसमें सामने आया है। स्पेशल सेल को ये भी जानकारी मिली है कि ISI और खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान अब एक नई मॉडस ऑपरेंडी के जरिए हिंदुस्तान में न केवल तबाही मचाना चाहते हैं, बल्कि हिंदुस्तान की जो जड़ें हैं युवाओं की, उससे खोखला करने के लिए अब वो ड्रग्स को आगे प्रमोट कर रहे हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते ये ड्रग्स जो है वो इंडिया भेजी जा रही है और यहाँ पर जो स्लीपर सेल है या जो उनके सॉफ्ट टारगेट है, उन्हें ये बोला जा रहा है कि इस ड्रग्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा मार्केट में करें हिंदुस्तान के, और उससे जो पैसे मुहैया हो रहा है उन पैसे का इस्तेमाल नार्को टेरर में किया जाए। तो ये एक नई कहानी स्पेशल सेल को पता चली, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में एक रेड चल रही है और स्पेशल सेल के सूत्रों का दावा है कि मध्य प्रदेश से ISI और खालिस्तान के कई लिंक जो है उसका खुलासा होगा, क्योंकि
बता दें कि डीआरआई और कस्टम ने भी शिवपुरी में एक बड़ी रेड करी थी हाल में और वहां से करोड़ों रुपए की ड्रग्स बरामद की थी, जिसके आधार पर स्पेशल सेल ने भी एक सूचना एकत्रित करी और इसीलिए अब एक के बाद एक नई जानकारियां भी जुटाई जा रही है। लेकिन रुख एक बार फिर कुछ ऐसी जगहों का जहां लोग लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। मुंबई के ही नजदीक महाराष्ट्र के लोनावाला में बड़ी संख्या में पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। लेकिन डराने वाली ये बात है कि यहां भी सैलानी मौज मस्ती के चक्कर में कोरोना नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। इन्हें ना तो मास्क लगाने की चिंता है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना महामारी खत्म हो चुकी है। बड़ी तादाद में सैलानी लोनावाला पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र का एक मशहूर पर्यटक स्थल है। नजदीक में ही एक फॉल भी, जहां बड़ी तादाद में लोग नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दिए। करना चाहिए, बट रेगुलेटेड करना चाहिए कि फिक्स टाइम हो या मतलब सैनिटाइजर रखाओ हर जगह और चेक पॉइंट्स रखो। बाकी चालू रहना चाहिए। देखो कोविड के साथ अपन को जीना सीखना पड़ेगा। ये है कि पता नहीं है ये फ्यूचर में रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा तो अभी से तैयारी करो। महाराष्ट्र में नहीं बल्कि उत्तर भारत में भी ऐसी कई जगह है जहां पर्यटक स्थलों में लोग पहुंच रहे हैं और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। नैनीताल में हमारे सहयोगी वीरेंद्र बिष्ट मौजूद हैं। नैनीताल में ऐसा क्या आप देख पा रहे हैं कि लोग कुछ जागरूक हुए हैं, जबकि कोरोना के मामले कई जगह बढ़ते जा रहे हैं? वीरेंद्र, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से पिछले दिनों भी चहलकदमी बहुत ज्यादा रही है पर्यटन स्थलों को लेके, फिलहाल जो स्थिति है जिला प्रशासन ने अलग व्यवस्था कर दी थी, तो उसके बाद आज और कल नैनीताल शहर में जाम नहीं लगा है। और हालांकि टूरिस्ट को शटल सेवा के जरिए नैनीताल लाया गया है, लेकिन जो पर्यटन स्पॉट है वहां पर अब भी जो कोरोना के नियम है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क या फिर सैनिटाइजर का, उसका उपयोग होता हुआ कभी दिखता नहीं है। होटलों में जो 50% की छूट के साथ खोले गए थे, रेस्टोरेंट 50%, लेकिन रेस्टोरेंट पूरी तरीके से अब भी भरे हुए हैं। लेकिन जो कोरोना के नियमों का पालन कराना जिनकी जिम्मेदारी है, वो अधिकारी बाजारों में या होटलों में चेकिंग करने के लिए नहीं निकलते हैं। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, तीसरी वेव का खतरा हिल स्टेशन पर बना हुआ है। हालांकि कल जो बाहर से जो लोग आ रहे थे बाइक से या तमाम इस तरह के बसों से, उनके 700 लोगों के जो कानूनी कार्रवाई है उन पर की गई है, उन पर चालान किए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बिना RT-PCR रिपोर्ट के कई लोग बसों के जरिए जो पर्यटक हैं वो नैनीताल पहुंच रहे हैं। लेकिन ना होटलों में ना फिर रेस्टोरेंट में उनके RT-PCR चेक हो रहे हैं या कोई कोरोना की जो रिपोर्ट है वो चेक हो रही है। कई जगह ये लापरवाही है, कई स्तर पर ये लापरवाही देखी जा रही है और इसीलिए सख्ती बढ़ाने की बहुत जरूरत है। आप लोगों का शुक्रिया, अपडेट्स आपसे भी लेते रहेंगे। लेकिन एक तरफ कई राज्यों में भीड़ तीसरी लहर के खतरे की आशंका बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में आज से कोरोना की नई गाइडलाइंस लागू हो गई है। इन गाइडलाइंस के मुताबिक अब सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुले रह सकेंगे। लेकिन वहीं लोग जा पाएंगे जिन्होंने टीके की पहली डोज लगवाई है। इसके साथ ही साथ सिटी बसों को भी सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक चलाने की इजाजत दी गई है। लेकिन इन बसों में खड़े होकर यात्रा करने की मनाही है। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी को 24 घंटे तक की इजाजत मिल गई, लेकिन वहां क्षमता से सिर्फ 50% लोगों को ही बिठाकर खाने की इजाजत मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश में जबरदस्त हंगामे के बीच हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की है। ब्लॉक प्रमुख की 825 सीटों में 628 पर बीजेपी ने जीत हासिल की, जबकि समाजवादी पार्टी 99 और निर्दलीय उम्मीदवार 98 सीटों पर जीत हासिल कर पाए। उत्तर प्रदेश में 349 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने गए, जबकि 476 सीटों पर मतदान करवाया गया। मुरादाबाद की 8 सीटों में से 6 पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते, जबकि कुशीनगर में 14 में 8 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए और 6 सीटों पर हुए चुनाव में भी 4 सीटों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीत पाए। ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव हुए हैं उसमें बड़ी तादाद में बीजेपी ने जीत हासिल की है। 628 सीटों पर बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख जीते हैं। कुल मिलाकर 825 ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार 99 जगहों पर और निर्दलीय 98 जगहों पर ब्लॉक प्रमुख बन पाए हैं। कई जगह निर्विरोध भी निर्वाचन हुआ है।
जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार बड़ी तादाद में निर्विरोध चुनाव जीते। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भी बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों और जनहित की योजनाओं से जनता को जो लाभ मिला है वो ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भारी जीत में बदला है। इस जीत के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। अजीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अजीत, यूपी में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उससे पहले इस तरह से ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत, आखिर क्या कहा जा रहा है पार्टी की ओर से? देखिए, बिल्कुल इसके पहले जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव हुआ और 75 में 67 सीटें भाजपा ने जीती, एक मैसेज क्रिएट किया। और फिर 825 ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में प्रशांत 349 निर्विरोध हुआ, जिसमें 335 सीटों पर निर्विरोध भाजपा के प्रत्याशी निर्वाचित हुए। और फिर जो 476 सीटों पर चुनाव हुआ उसमें भी बीजेपी को काफी बड़ी बढ़त मिली। टोटल 628 ब्लॉक प्रमुख बीजेपी ने अपने बनाए हैं, जबकि 99 समाजवादी पार्टी, 98 निर्दल। तो ये आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का जो जनाधार था उसको लेकर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारा जनाधार बढ़ता जा रहा है। यानी ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर मेयर तक सबसे ज्यादा कार्यकर्ता अगर किसी जो राजनीतिक पदों पर तैनात है तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ये मैसेज 2022 के लिए क्रिएट किया गया और कहीं ना कहीं चूंकि जिला पंचायत चुनाव हुआ, ब्लॉक प्रमुख चुनाव हुआ, ये 2022 की जीत का एक मैसेज देने की कोशिश ये बीजेपी मानकर चल रही है। और इसीलिए कल जो ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जीत हासिल हुई है, इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सभी विजयी प्रत्याशियों को जो जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष बने, ग्राम प्रधान बने, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य बने और ग्राम पंचायत के सदस्य भी बने हैं, उन सभी विजयी प्रत्याशियों को मैं सबसे पहले हृदय से बधाई देता हूं, उन सब का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके आज वे लोग इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़ करके उन्होंने जन विश्वास अर्जित किया और आज चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है। पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है। मैं इस अवसर पर उन सभी विजयी प्रत्याशियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जमकर हिंसा भी हुई है और इसकी खबरें भी सामने आई। कई जगहों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई है, तो कई जगहों पर हंगामा कर रहे लोगों को हटाने के लिए पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हाथरस, सहारनपुर और प्रतापगढ़ की। उत्तर प्रदेश में कई जगह ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव हो रहे थे। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस हंगामे से जुड़ी हुई। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के हाथरस की है। यहां मतगणना के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस वालों से भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने इन हंगामा करने वाले लोगों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। दूसरी तस्वीर है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। यहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। नाराज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। जबकि तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की। यहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए कहा और प्रदर्शन किया है, हंगामा करने लगे। पुलिस वालों पर पथराव भी इन्होंने किया है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के हाथरस में जमकर बवाल हुआ है। वहां मतगणना के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को 39 वोट मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन ने लॉटरी सिस्टम से हार जीत का फैसला करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इसी दौरान किसी ने अफवाह फैला दी कि उनके उम्मीदवार को हरा दिया गया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हो गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। वहां समाजवादी पार्टी के नेता ने प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया और इसके बाद इन लोगों को दूर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पुलिस ने हंगामे में शामिल कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया।